this is not my marks. In fact, this is the marks obtained by sir because I wrote everything what sir taught. मैंने कोई शब्दों में हेर फेर भी नहीं किया. सर की पूरे लाइनें मैंने नोट उसमें कर दी. हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे दुनिया में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रशांत है और आज हमारे बीच एक ऐसे ही उम्मीद के सूरज बैठे हैं, एक ऐसे जाबाज जिन्होंने नियति की दी हुई चुनौती को स्वीकार किया और दिखा दिया कि मंजिल पाने के लिए नज़र की नहीं नज़रिए की ज़रूरत होती है। आईएएस रविराज यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में रैंक 182 हासिल कर सेकंड हिंदी मीडियम टॉपर बने थे और इस बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में उन्होंने रैंक 20 प्राप्त कर हिंदी मीडियम में 5 साल से पड़े रिजल्ट के सूखे को समाप्त कर दिया। तो रविराज, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मुझे पता चला कि आप जब से रिजल्ट आया है तब से तो आपका फ़ोन बजना बंद ही नहीं हुआ होगा। ऑब्वियसली अभी भी ऐसा लग रहा है मेरे कानों में मेरे फ़ोन की घंटी बज रही है। तो अब चेहरे पे भी थकान दिख रही है वो चीज़ की कि सोए नहीं सही से। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी आज कैसा महसूस हो रहा है? ऑब्वियसली थकान काफ़ी है। थकान है अभी भी काफ़ी थकान है। 2 रात हो गए मैंने ठीक से सोया नहीं है। अरे रे, आपके बारे में कुछ मुझे पता चला कि जब आपका रिज़ल्ट आया था तब आप अपने बैचमेट्स के साथ ट्रेनिंग में ही थे, तो कुछ वहाँ कैसा माहौल था? आपके बैचमेट्स को कैसा रिएक्शन था? बैचमेट्स के साथ उसमें मैं लंच के लिए गया ही था। तो मैंने अपनी रोटी की पहली बाइट जब तोड़ी उसी समय एक कॉल आया। अच्छा। तो कॉल पे मुझे बताया गया कि सर रिज़ल्ट आ गया है, आपका रैंक 20 है। तो मेरा पहला रिएक्शन था क्या? फिर उन्होंने बताया कि रिज़ल्ट आ गया है, आपका रैंक 20 है। मेरा अगला था सच में। फिर तीसरे बार उन्होंने बोला कि सर रिज़ल्ट आ गया है, आपका रैंक 20 है। श्योर सर। मैंने कहा देखो भाई, बिल्कुल गुस्से में कि सब हर तरह के मजाक में स्वीकार कर सकता हूँ, पर ऐसी मजाक में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। बट अगेन उन्होंने अपनी बात को दोहराया और फिर सामने मेरे जो बैचमेट थे वो क्योंकि स्क्रॉल कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा। उन्होंने फिर बताया कि हाँ 20 है। उसके बाद मुझे नहीं पता बैचमेट्स का क्या रिएक्शन था क्योंकि तब तक बहुत सारे कॉल्स आने लगे और मैं कॉल्स पे बिजी हो गया। बट बहुत सारे बैचमेट्स आए, खुश थे वो, उन्होंने बधाइयाँ दी और फिर वो पूरा का पूरा दिन मुझे कॉल्स अटेंड करने में मेरा चला गया। चलिए, कंग्रेचुलेशंस उसके लिए, बहुत कंग्रेचुलेशंस। तो कोई फ्रेंडली बेट भी लगी थी कि आपके बैचमेट्स के बीच में कि इस बार रविराज का कौन सा रैंक आएगा? बेट तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, बट लास्ट के 5-6 दिनों से एक मेरे फ्रेंड आए, उन्होंने बोला कि आज मैंने सपना देखा है कि आपका रैंक 30 आया है। अनफॉर्चुनेटली उनका क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा। बट ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, बहुत अच्छे इंसान है और मुझे इसका दुख है कि उनका रिज़ल्ट नहीं आया। दूसरे इंसान थे, उन्होंने कहा कि रवि तेरा रिज़ल्ट आ रहा है, रैंक 36 है। तीसरे ने मेरे से कहा था कि तेरा रिज़ल्ट 17 आएगा, रैंक तुम्हारा 17 रहेगा। एक ने मेरे चौथे ने कहा कि तेरा रैंक 20 आएगा। तो 17 से लेकर 36 तक रेंज वेरी कर रहा था और मुझे कोई भी स्वीकार होता। तो ऊपर वाले ने 17 तो नहीं दिया क्योंकि जिन्होंने 36 कहा था वो कहा मेरे को कि 17 यार बहुत अशुभ रंग है, अशुभ रैंक है, उसको छोड़ देना। तो फिर उसको छोड़ दिया, ऊपर वाले ने भी अशुभता को दूर कर दिया और रैंक 20 मिल गया। बेटर नंबर मिला था। चलिए, एक कहावत मुझे याद आ रही है, एक दोहा है कबीर का, संत कबीर का, कि गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। मेरा एक उसी से सवाल है आपका। आप मणिकांत सर के स्टूडेंट रहे हैं 2020-21 से। मणिकांत सर की पेडागोजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है उनका इंटरकनेक्टिविटी, इंटरलिंकेजेस। सर हमेशा आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। आपने 1-2 बार दोहराया भी है कि सर की इसी अप्रोच और पेडागोजी को आपने अपने पेपर्स में, अपने जीएस के पेपर में भी यूज़ किया। तो आप बता सकते हैं कि सर की इन टीचिंग्स का आपके सक्सेस में कितना रोल रहा? सबसे पहले तो जहाँ तक दोहे की बात थी, तो मैं जब छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, गुरु को भी तो ऊपर वाला ही बनाता है।
तो पहले तो पाँव गोविंद के ही छूना चाहिए, ये मेरी सोच थी जब मैं बहुत छोटा था। पर अगर इस रिज़ल्ट की बात करूं तो इस समय मुझे लगा ये शायद मेरी सुपरफिशियल सोच होगी उस समय, क्योंकि मैंने पहले सारे टीचर्स से मेरी बात हुई, कुछ ने मुझे कॉल किया, कुछ लोगों को मैंने कॉल किया। उसके काफ़ी देर बाद मुझे याद आया कि अरे मैंने तो भगवान को प्रणाम ही नहीं किया और फिर मैंने अपने गले में पड़े लॉकेट को अपने सिर से लगाया। तो ये इस दोहे से संबंधित। अब जहाँ तक मणिकांत सर के पेडागॉजी की बात है, तो मैं हमेशा ये मानता हूँ, सर भी ये कहते हैं, और अपने 2 यूपीएससी की सफलता और 1 बीपीएससी की सफलता के बाद इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि पढ़ाई हमेशा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ होनी चाहिए। अर्थात एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करके पढ़ना ज़रूरी है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके पढ़ना ज़रूरी है, तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। नो डाउट फैक्ट एंड फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कंसेप्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जिस समय हम कंसेप्ट को समझ जाते हैं वो हमारे मस्तिष्क का एक अभिन्न हिस्सा हो जाता है, और उस कंसेप्ट को जब हम अपने आंसर में डालते हैं विथ रिलेवेंट फैक्ट एंड फिगर, उसका परिणाम फिर अच्छा होता है, उससे रिजल्ट इम्प्रूव होता है। तो आई फील कि सिर्फ फैक्ट नहीं, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी मैं महसूस करता हूँ कि सिर्फ कंसेप्ट नहीं बल्कि फैक्ट भी होना चाहिए। आप अपने कंसेप्ट को फैक्ट के साथ सब्सटेंशिएट करो। तो इस पेडागॉजी को फॉलो ऑब्स्टल में भी किया जा सकता है, जीएस में भी किया जा सकता है, और स्वाभाविक बात है कि ऐसे में तो इसको करना ही पड़ता है। एक निजी सवाल है आपसे जी। आपने टीनेज में अपनी आईसाइट खो दी थी। उस उम्र में जिस वक्त आपके दोस्त खेल कूद रहे थे, आपको क्रिकेट का बहुत शौक था उस समय, तो इस वक्त आपने अपने आप को मानसिक रूप से कैसे संभाला? काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग तो नहीं कहूँगा, इनफैक्ट वो डिप्रेसिंग रहा। बहुत क्लियरली कहूँ तो लगातार मिलने वाली असफलताएं यूपीएससी और बीपीएससी के क्षेत्र में 2021-22-23 लगातार विफलताओं का साल रहा, और ये वो समय था जब मेरी विज़न, मेरी आईसाइट काफ़ी तेज़ी से वीक होती जा रही थी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने साइकोथेरेपिस्ट का भी सहारा लिया और अपने एंग्जाइटी या डिप्रेशन जो भी कहें, जिसको जो भी नाम दे, उसके लिए दवाइयाँ भी ली। तो जो भी कैंडिडेट या एस्पिरेंट शुरू के विफलताओं के बाद संघर्ष कर रहा होता है, उसके लिए 2 ही संदेश मेरे पास है। एक तो हार मानना सही नहीं होगा, क्योंकि 3 लगातार विफलताओं के बाद मुझे 3 लगातार सफलताएं मिली। मैंने काफ़ी गिरा, उसके बाद मैं उठा। एक मीर तक मीर का शेर भी है कि ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जब कदमों में कुछ थकान रहे। तो हार करके उठने पे मज़ा आता है, विफलताओं के बाद की सफलता ज़्यादा अच्छी लगती है। और दूसरा, अगर किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन है, किसी भी तरह का मानसिक रूप से हम कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो जो हमारे वेल विशर्स हैं हम उनके साथ अपनी बात को शेयर करें, और चिकित्सकीय परामर्श से भी पीछे ना हटे। बहुत ज़रूरी है ये भी। थैंक यू। आपने हमेशा ही अपनी माँ को अपनी सक्सेस का क्रेडिट दिया है, हमेशा उनको आपकी सक्सेस में उनका वो भागी रही हैं। पढ़ाई के दौरान भी वही आपकी आंखें बनी थी। आप उनकी भूमिका के बारे में कुछ बताइए, और आपके पिताजी का सपोर्ट उस दौरान जो आपको मिला। इनफैक्ट उन दोनों की भूमिका और सपोर्ट को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना शायद उनके द्वारा जो भी किया गया है उसको उतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, छोटा करके दिखाना होगा। रीज़न बीइंग कि ये मेरी सफलता देखने में लगती है, बट वास्तव में ये सफलता मेरी नहीं बल्कि उनकी सफलता है। आई एम मेयरली द फेस ऑफ दिस अचीवमेंट, दे आर द ट्रू आर्किटेक्ट ऑफ दिस अचीवमेंट। तो उन्होंने मेरे बिहाफ पे, मेरी माँ की जहाँ तक बात है, तो वो मेरे लिए किताबें पढ़ती थी, इवन इफ़ वो मेरे लिए कॉपियों पे नोटबुक्स में नोट्स बनाती थी। पापा डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस और अदर चैलेंजेस, हमेशा साथ में रहे। जहाँ भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत रही, अपनी ज़रूरतों को काट कर, अपनी ज़रूरतों को छोड़ करके अपने
इच्छाओं को अपूर्ण छोड़ करके उन्होंने मेरी ज़रूरतें पूरी की। तो और उनका विश्वास हमेशा मेरे साथ रहा। मुझे याद है कि जब भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता था तो पापा का एक मात्र स्टेटमेंट होता था, उनका टैग लाइन था कि बाकी लोग का 5 बार में एक प्रीलिम्स भी नहीं होता है, तुम्हारा तो पहले बार में प्रीलिम्स हो गया था। तो उनको भरोसा था कि 5वें बार तक तो कुछ ना कुछ हो जाएगा और 5 में नहीं तो 6ठे बार कुछ हो जाएगा। एंड फॉर्चुनेटली थैंक्स टू गॉड चौथे बार में सब कुछ ठीक हो गया। थैंक यू। काफ़ी गहरी बात पता चली। आपने काफ़ी कम उम्र में अपनी आई साइट खो दी थी, उसके बाद आपके लिए डिजिटल टूल्स और ब्रेल या बाकी और डिजिटल मीडियम के थ्रू उनके बीच में सामंजस्य बिठाना कितना मुश्किल था? बहुत डिफ़िकल्ट रहा। ब्रेल तो मैंने कभी पढ़ा नहीं। अच्छा। और आई डोंट नो एट ऑल, मैंने सिर्फ उसको एक बार देखा है। जहाँ तक डिजिटल है तो मैं बहुत छोटे से शहर से आता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं वहाँ पे कहता था किसी को मुझे कंप्यूटर सीखना है, तो वो खुद सरप्राइज हो जाते थे कि ये कैसे बहकी बात कर रहा है, कैसे सीख सकता है। उनको टेक्स्ट टू स्पीच का कुछ पता ही नहीं था। और ये कहानी आई थिंक ज़्यादा पुरानी नहीं होगी, बिकॉज शुरू में जब मेरी आई साइट ठीक थी तो कंप्यूटर नहीं था, क्योंकि उसके लिए पैसे होने चाहिए। और उस समय कंप्यूटर, आज भी कंप्यूटर काफ़ी महंगा है, तो उस समय तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। और जब आई साइट ज़्यादा वीक हो गई तो मैंने सोचा कि अब पढ़ाई के लिए एक अच्छा तरीका है कि मैं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूं, तो वो सिखाने वाले मुझे कोई नहीं मिले, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। और इसी का यही कारण है कि मैंने अपनी पढ़ाई और लिखाई मोस्टली अपने मम्मी की हेल्प से पूरी की। बिकॉज अगर डिजिटली मैं बहुत अवेयर होता उस समय, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होता डिजिटली, तो शायद मैं ये सब कुछ काफ़ी हद तक खुद से कर लिया होता। बट ना होने का परिणाम ये रहा कि मुझे अपने मॉम पे डिपेंड होना पड़ा। एंड मुझे खुशी है कि आज हाउएवर अब मैं डिजिटली काफ़ी चीज़ों को सीख चुका हूँ। बट इस बात की खुशी है कि उस समय अगर डिजिटल एजुकेशन मुझे शायद मिल गया होता तो मम्मी पे मैं डिपेंडेंट नहीं होता। और इस पूरे डिपेंडेंस के कारण मेरे और मेरी माँ के बीच में जो बॉन्डिंग बनी, वो शायद वो 2 शरीर एक आत्मा वाली रही। वैसे हर बच्चे के अपनी माँ के साथ बहुत अद्भुत संबंध होते हैं, बट जब आप किसी के साथ 24 में से 16 घंटे साथ में रहते हो तो वो संबंध बहुत ज़्यादा गहरा होता है। और दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू माई मॉम एंड मी। थैंक यू। काफ़ी सीरियस टोन हो गई है। मुझे एक आपका किस्सा याद आ रहा है। आप लास्ट टाइम जब क्लासरूम में आए थे करोल बाग में, तो आपने एक किस्सा शेयर किया था कि आप अपनी टीम के साथ एक एडवेंचर टूर पे गए थे जहाँ पर क्लिफ जंपिंग करनी थी। वो किस्सा एक बार बताइए प्लीज़। ये कहानी है कि जब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग गया था कुछ महीने पहले, तो वहाँ पे जिप लाइन और क्विक जंप था। तो हम लोग बहुत सारे लोग थे, लगभग 15 लोग, वी वर 15 आउट ऑफ 4 आई थिंक 4 लोग हम लोग तैयार हुए थे उसके लिए, क्लिफ जंपिंग के लिए। यस। तो क्विक जंपिंग के लिए जब 4 लोग तैयार हुए तो पहले इंसान जो थे उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़ एन IAS ऑफिसर, और वो मेरे दोस्त से ज़्यादा मेरे बड़े भाई हैं। कल की रात में मैंने उनके साथ ही पूरी बिताई है, तो नींद पूरी ना होने का एक वजह वो भी है। बट वो काफ़ी डरे। रीज़न ये था कि वो पहले इंसान थे, तो उनको लग रहा था क्या होगा। बट उनको धक्का दिया गया पीछे से। वो जंप कर गए। अच्छा। दूसरा आया, वो उनसे भी ज़्यादा डरा, तो उनको भी अंततः धक्का दिया गया। तीसरा आया तो वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था, वो कहा भाई मुझे कोल्ड फिट आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। पर दाव पे 400 रुपये भी लगे हुए थे। अच्छा। अब ये कूदने वाली की जिम्मेदारी तो थी, पर धक्का देने वाली की जिम्मेदारी थी कि धक्का दो इसको, पैसे वसूल होने चाहिए इसके। बेचारा उसको भी धक्का दिया। जब मेरी बारी आई तो मैं गया एज पे और मैं सीधा छलांग लगा दी मैंने। तो नीचे वाले ने मेरे से पूछा, बाद में मेरे फ्रेंड्स ने, भाई कैसे कर लिए? तो मैंने कहा भाई दृष्टि अस्पष्ट हो सकती, दृष्टिकोण स्पष्ट था। 400 रुपये खर्च हुए हैं, पूरे वसूल करने हैं। और यही मेरा मोटिवेशन था, एक सूत्री एजेंडा यही था कि मुझे 400 रुपये वसूलने हैं, और इसलिए मैं बिना सोचे कूद गया।
तो यही वो कहानी थी जिसको सोच करके आज भी मैं खुद पे कभी कभी मुस्कुराता हूँ कि 400 रुपये के लिए मैंने क्या किया बट इवेंचुअली अच्छा लगता है कि जब मैंने मेहनत से 400 रुपये कमाए तो उसको क्यों जाया जाने दो। और उससे बड़ी बात है कि खैर उसमें तो मुझे सैलरी मिलने लगी थी। आई थिंक पहली सैलरी शायद उसी दिन मिली थी या उससे पहले एक दिन मिली थी या एक दिन बाद कुछ उसी समय, बट उस समय तक मेरे घर की हर दिन की इनकम में 400 रुपये नहीं थी। तो मेरा थॉट ये था कि मेरे पापा को इस 400 रुपये के लिए, मतलब ये मेरे बाद में दिमाग में आया कि इस 400 रुपये को मैंने ठीक से सेव किया, यूज़ किया है, बिकॉज इस 400 रुपये के लिए मेरे पापा को दिन भर मेहनत करना होता है, तो बर्बाद तो नहीं किया जा सकता है। ट्रूली यस। बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के बीच में एक ये अवधारणा होती है कि हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। मतलब हमारी तो नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की तो नहीं है। लेकिन हिस्ट्री को आपने पर्सनली, आपका क्या कारण है कि आपने हिस्ट्री को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना? मैंने कहीं से सुन रखा था शुरू में कि हिंदी मीडियम में हिस्ट्री और हिंदी में मार्क्स अच्छे आते हैं, हिंदी साहित्य और हिस्ट्री में। ज़्यादा तो मैंने हिंदी सुन रखा था पहले, पर हिंदी के साथ समस्या ये थी कि हिंदी अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर जीएसपी के लिए हिस्ट्री अलग से पढ़ना होगा। और मेरे दिमाग में उसमें ये नहीं आया था कि हिंदी में अगर ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो इसको ठीक है, उसको ले ले और कुछ समय और हिस्ट्री पढ़ ले ताकि जीएस मैनेज हो जाए। तो मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि शॉर्टकट में कुछ हो जाएगा तो अच्छा है। तो मैंने उस लिहाज से हिस्ट्री को चुना कि मार्क्स तो आ जाते हैं, ठीक है, हिंदी से थोड़े कम आते हैं और कौन सा खुद को आईएएस बनना है, एफएचक्यू में भी चले गए तो काम हो जाएगा, इतने ही तो रोटी के लिए चाहिए होता है पैसा, और एफएचक्यू में या पॉलिटिक्स डायनेक्स में इतना मिल जाता है। तो पहले तो थॉट यही था, पर जो उसके बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि आप अगर तरीके से पढ़ते हो तो कोई भी सब्जेक्ट हो वो आपके लिए इतना बड़ा नहीं होता है, एंड हिस्ट्री अपने आप में इतना बड़ा भी नहीं है अगर हम उसको सही तरीके से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एंशिएंट पीरियड से लेकर मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री 1 घंटे में आराम से पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ बिना किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को छोड़े हुए। रिवीजन जीएस पेपर 4 और ऑप्शनल के एग्ज़ाम के बीच में जो 4-5 दिन का गैप मिलता है उसमें हम पूरे हिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं। और हिस्ट्री लेने का एक और रीज़न ये था कि इसके बाद मुझे बहुत अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो पब एड हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो उसमें अपडेट करना पड़ता है रेगुलरली। और हम ये मान के अगर चलते हैं कि पहले अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो यह तो हम बेवकूफ़ हैं या दूसरे को बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं। और ठीक है, बहुत लोगों का हो भी जाता है, बट हमें कुछ लोगों के ग्रुप में खुद को क्यों शामिल करना चाहिए? बेहतर तो ये कि हमारा पाँव ज़मीन पे रहे और हमें खुद को औसत से ज़्यादा नहीं मानना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर 1-2 अटैम्प्ट नहीं भी होगा तो भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो ये जो काम चोरी वाली बात थी कि इससे शॉर्ट भी हो जाएगा, जीएस पेपर 1 भी हो जाएगा, ऑप्शनल भी हो जाएगा, तो ये एक, और दूसरा अपडेट से बचने के लिए। तो हालांकि ये ऐसे तो उस समय तो मेरी काम चोरी थी, ये स्मार्ट डिसीजन था। समझ में ऐसा आता है कि वो काम चोरी नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजन था। यस। और स्पेशली 2 सिलेक्शन के बाद तो निश्चित रूप से स्मार्ट डिसीजन था। आपकी रैंक बताती है कि आप जब लास्ट ईयर आपका रैंक 182 आया था तो उस वक्त आपके मार्क्स थे 298। अब इस बार की रैंक जो है वो गवाही दे रही है कि इस बार ज़रूर 300+ मार्क्स होंगे। इस बार एग्ज़ाम मैंने जब दिया तो मुझे ये ऐसा लग रहा था कि मैंने हर पेपर में खुद को बेहतर किया है। बस ऑप्शनल को लेके मैं बहुत डरा हुआ था कि 298 वो मेहनत से नहीं, गलती से आया होगा। क्योंकि या फिर हो सकता है लक साथ दे दिया हो, बिकॉज 298 अपने आप में काफ़ी मार्क्स होता है और उस साल ये हिंदी मीडियम का हाईएस्ट मार्क्स था। तो मुझे लगा मैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं होगा, तो मुझे लगा कि अच्छा लक एक बार साथ दिया होगा, अगले बार तो ज़रूर क्लास मेरी लगाएगा। तो डरा हुआ था मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लग रहा था 260-70, बहुत ज़्यादा तो 80 तक जाएगा। और मैंने पूरे हिस्ट्री में जो कमी होने वाली थी उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश की पेपर 4 से, पेपर 3 से, एसए से।
जहाँ जहाँ नंबर बढ़ाए जा सकते थे। मैंने पूरी कोशिश की कि जो हिस्ट्री में मार्क्स 25-30 कम होने वाले हैं उसको इन पेपर्स के द्वारा बढ़ाया जाए। एंड अभी तो मार्क्स पता नहीं, बट फॉर्चुनेटली सब कुछ बेहतर ही हुआ। और जो मैंने कंपनसेट करने की कोशिश की वो शायद काम कर गया कि रैंक और अच्छा आ गया। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में ही थोड़े थोड़े मार्क्स इंप्रूव हुए होंगे। एक नंबर का बढ़ना भी तकरीबन 10 रैंक के बराबर होता है। इनफैक्ट पिछले बार मेरा रैंक 182 था और इफ़ आई एम करेक्ट रैंक 171 का भी मार्क्स उतना ही था जितना मेरा था ओवरऑल 970। तो एक मार्क्स से कम 12-13 रैंक ऊपर नीचे हो सकता है। आपने एक बार पिछली बार जब आप एक क्लास में आए थे तो आपने बताया था कि ये हिस्ट्री ऑप्शन में जो 298 मार्क्स हैं ये मेरे नहीं, ये मणिकांत सर के मार्क्स हैं, बिकॉज आपने वही लिखा जो सर ने पढ़ाया था, उससे एक शब्द भी इधर उधर अलग नहीं किया था। सर के साथ आप जुड़े थे 2020-21 में, उसके बाद हिस्ट्री आपका कंप्लीट हुआ जब आपने बीपीएससी क्लियर किया। आपके 2-3 अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जब आपने क्लियर करना शुरू किया था आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया। बहुत लोगों का सपना होता है बीपीएससी क्लियर करना अकेले, लेकिन आप उससे आगे बढ़कर यूपीएससी में वो रैंक 182 हासिल किया, 298 मार्क्स हिस्ट्री में, जो कि हिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स थे और हिंदी मीडियम में ऑप्शन के सेकंड हाईएस्ट टॉपर। उसके बाद आपने इस साल 2025 सिविल सेवा परीक्षा 2025 में आपने रैंक 20 हासिल की। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे मणिकांत सर के पढ़ाने के तरीके ने आपको इसमें कहीं हेल्प की हिस्ट्री में? इनफैक्ट सर के पास जो एक्सपीरियंस है, तो मेरी जितनी एज है, उम्र है, उससे ज़्यादा सर के पास अनुभव है। और अनुभव वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड तो देता है। तो जिस तरह से सर के लेक्चर्स थे, उनके स्टडी मटेरियल्स थे, वो काफ़ी यूज़फुल रहा। मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी कंसाइज बट यूज़फुल है। उसमें हर एक टॉपिक को, और हर एक टॉपिक है ना थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ज़्यादातर टॉपिक्स जो रेलिवेंट टॉपिक है, बिकॉज हम कुछ भी कर ले यूपीएससी को चैलेंज तो कर नहीं सकते। तो ज़्यादातर टॉपिक्स को बहुत सरल भाषा में बहुत सहजता से एक्सप्लेन किया गया, बताया गया है, पॉइंट्स दिए गए हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उस स्टडी मटेरियल को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया है और उसके कारण वो स्टडी मटेरियल कहीं ना कहीं मेरे सोचने के शैली का हिस्सा हो गया। और फिर यही चीज़ मैंने आंसर राइटिंग एग्ज़ाम में किया और मुझे लगता है इसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, इसका मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो नो डाउट जो हिस्ट्री में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, इसमें सर की बहुत बड़ी भूमिका है। आपने बताया था कि आपने मणिकांत सर के नोट्स और लेक्चर्स को एक क्लास में बताया था कि आपने तकरीबन 20 बार दोहराया था। शायद ज़्यादा ही दोहराया, बिकॉज 5 अटैम्प्ट भी तो हो गए, ये भी देखना होगा। yes, पहले जब हम पढ़ते हैं तो पहले दिन मैंने पढ़ा, फिर अगले दिन रिवाइज़ किया, फिर एक सप्ताह के बाद रिवाइज़ किया, फिर 1 महीने के बाद रिवाइज़ किया, फिर 3-4 महीने बाद रिवाइज़ किया। तो ये बिना एग्ज़ाम के ही 5-6 बार तो रिवीजन हो चुका है। अब मान लो आप 5 अटैम्प्ट मैंने दिए हैं, तो 2-2 अगर रिवीजन ही हुआ होगा तो 10 तो इधर ही हो गए हैं। 3 बीपीएससी मैंने दिया है, तो खैर तीसरे बीपीएससी में तो ऑप्शनल का काम ज़्यादा नहीं था, पहले वाले में था, दूसरे में भी नहीं था। दूसरे में तो मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ, तो पहले वाले में था, तो अगेन उसमें भी मैंने रिवीजन किया ही होगा। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने रिविजन्स हो गए होंगे। यस, ऑब्वियसली 20 से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे। एक ओवर द टॉपिक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि मणिकांत सर की कोई ऐसी बात जो कि मुश्किल वक्त में आपको बहुत गाइड किया, आपका मार्गदर्शन किया, कोई एक ऐसी बात? सर की एक बात जिसको मैं मार्गदर्शक मानता हूँ कि वी नीड टू बी थिंकिंग क्रिएचर। हमें रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं है, तोता नहीं बनना है। आई मीन वी हैव टू बी IPS, इंडियन पुलिस सर्विस और पोस्टल सर्विस, नॉट इंडियन पैरेट सर्विस। तोता नहीं बनना है और चीज़ों को समझना है। जो मैंने पहले भी कहा कि आप सोचो, और जब आप सोचते हो तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है, बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपने इट डजेंट मीन कि आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आपको रटना भी एट द सेम टाइम। फिर अपनी रटी हुई बातों को, जो अपने फैक्ट, एग्जाम्पल, इन सबको आप सब्सटेंशिएट करो अपने पॉइंट्स के साथ। तो वो काफ़ी लॉजिकल प्रतीत होता है एग्जामिनर को, जो मुझे समझ में आता है।
दिस टाइम मैंने बहुत एक्सटेंसिवली एग्जांपल्स यूज़ किया, अपने हर पॉइंट को फैक्ट के साथ सब्सटेंशिएट किया। और आई थिंक रैंक बेस उसी का परिणाम है। हालांकि ये किस चीज़ का परिणाम है एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, बिकॉज बहुत सारी बातें आपके पक्ष में जब घटित होती है तो आपकी सफलता आपको मिलती है, बट उन पक्ष में जो चीज़ें घटित हुई उनमें से ये एक रहा। एक सवाल है एस्पिरेंट्स की तरफ से कि रैंक 182 से रैंक 20 का आपका सफ़र, इस बीच में आपने क्या रणनीतिक बदलाव लाए ताकि आप सीधा टॉप 20 में आ गए? मैंने बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया, मैंने थोड़ा सा सुधार खुद में किया। पिछले बार मेरे जिन सब्जेक्ट्स में मार्क्स, जिन पेपर से मार्क्स कम मिले थे, उसमें आम तौर पे लोगों के मार्क्स अच्छे आते हैं। फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 4, उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी कम थे, सिर्फ 96। तो और उसका कारण ये था कि मैंने एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल ही नहीं किया था पूरे पेपर में, और ये गलती मुझे पता चल गई एग्ज़ाम के बाद, और उसके बाद मैंने उस पर थोड़ा काम किया। पेपर 3 में मैंने बहुत डेटा का यूज़ किया, और बहुत डेटा डजंट मीन कि मैं 5-6 हज़ार डेटा याद करने होते, 50, 60, 70 डेटा भी अगर हमें याद है तो कट कॉपी पेस्ट उसी को करना होता है, और ये कला आ जाती है थोड़े से अभ्यास के बाद। तो डेटा का बहुत यूज़ किया, एग्जाम्पल का यूज़ किया। इस बार मैंने अपने ज़्यादातर पॉइंट्स को किसी एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की, तो शायद सफलता को या रैंक इम्प्रूवमेंट पे इसका एक बड़ा रोल हो। एक यूपीएससी की तैयारी के दौरान एक पहलू है जो कि आमतौर पर नज़रअंदाज हो जाता है और बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं है। लेकिन एक सवाल है कि यूपीएससी में ऐसा माना जाता है कि एग्ज़ाम बहुत लंबा होता है, ऑलरेडी टाइम बहुत लिमिटेड होता है, और लिमिटेड टाइम में पूरा एग्ज़ाम ख़त्म करना, पूरा पेपर लिखना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में एक विजुअली इम्पेयर्ड एस्पिरेंट के लिए स्क्राइब का कितना बड़ा रोल होता है, और अगर आप थोड़ा प्रकाश डालना चाहें कि स्क्राइब का सिलेक्शन कैसे होता है और आपका पर्सनली तालमेल कैसा था आपने स्क्राइब के बारे में? आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, आप खुद का स्क्राइब लेकर जा सकते हो। उसके सर्टेन पैरामीटर है कि वो ग्रेजुएशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरह के कुछ पैरामीटर है। और दूसरा, आप कमीशन से भी स्क्राइब डिमांड कर सकते हो, बट बेहतर ये होगा अगर आपके पास संभव है तो आप खुद का स्क्राइब लेकर जाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके जब खुद के स्क्राइब होंगे तो उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा। चीटिंग करने का कि आप स्क्राइब को कुछ सिखा दोगे वो एग्ज़ाम में लिख के आएगा, ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके अपने इन्विजिलेटर होते हैं, वो आप पे पूरे एग्ज़ाम में नज़र रखते हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। बट कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हुआ कि आपके स्पीड को वो मैच कर सकेगा और आप उसके स्पीड को मैच कर सकोगे। वो आपके पैटर्न से, आपके आंसर लिखने की शैली से अवगत होगा, और ये इवेंचुअली काफ़ी काम करता है। तो आई फील कि अगर आपको अपना स्क्राइब हो सकता है, थोड़ा संघर्ष करना होता है इसके लिए, पर अगर अपना होता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। पानी लेना चाहेंगे? इट्स ओके। आपने 2 बार सक्सेसफुली यूपीएससी इंटरव्यू फेस किया है, और मैंने सुना है कि आपके इंटरव्यू में नंबर भी आमतौर पर बहुत अच्छे आते हैं। बच्चों में ज़्यादातर जिज्ञासा होती है कि यूपीएससी का इंटरव्यू बोर्ड कैसा होता है। आप कुछ अपने एक्सपीरियंस से कोई दिलचस्प चीज़ बताना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू के दौरान? इनफैक्ट जब मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया था उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे, 96 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 120। तो इंटरव्यू, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि इंटरव्यू एक ऐसा चीज़ है जो मेरे लिए ठीक है, मेंस क्लियर हो या ना हो, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। अब ये अलग बात है मेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी आती है। बट बीइंग अ टिपिकल पर्सन फ्रॉम बिहार, हम इंटरव्यू की तैयारी पहले शुरू करते हैं क्योंकि हमें खुद पे इतना विश्वास होता है कि इंटरव्यू का तो कॉल आएगा ही, मेंस तो हो ही जाएगा। और यस, और अगर खुद पे विश्वास नहीं होता है तो खुद पे इतना अविश्वास होता है कि भाई अगर इंटरव्यू का कॉल आ गया तो हम निपट सकते हैं, तो तैयारी पहले कर लो। तो इस कारण से मैंने इंटरव्यू की काफ़ी पहले तैयारी शुरू कर दी थी। 96 उसमें आए थे। तो जब मैं इंटरव्यू हॉल में गया था, पहले हमें वेट करना होता है अपने चांस का, तो मुझे मेरे आसपास में जो बैठे थे सारे पहले से सेलेक्टेड थे या पहले से कहीं ना कहीं
काम कर रहे होते, एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, एक किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर थे, तो मुझे लगा मैं गलत लोगों के बीच आ गया या फिर मैं गलत हूँ, बिकॉज ये सब बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है, मेरा क्या होगा। बट उनके बात करने के तरीके को सुन करके या बातों से मुझे लगा कि मैं ठीक जगह आया हूँ। रीज़न में कि मैं इनसे बेहतर हूँ और सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू अच्छा जाएगा, बिकॉज ऐसे लोग अगर यहाँ पे पहुँच सकते हैं तो मैं इनसे काफ़ी बेहतर हूँ। और उस समय चूँकि मेरा मेंस अच्छा गया था, तो मेरे मन में ये था कि एवरेज भी अगर इंटरव्यू रहा तो सिलेक्शन तो हो जाएगा। अब ऐसे डीएम और डीएम बनने की जो बात होती है वो बाद में होती है, पहले तो होता है कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये मेरे अंदर पहला थॉट था, और इस थॉट में मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ये हो सकता है कि मेरा गलत अप्रोच था, एटीट्यूड होगा, बट इसने काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस दिया। और जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने में आया तो यही कॉन्फिडेंस मेरा साथ दिया। और इवेंचुअली जो आपने एक क्वेश्चन मेरे से कहा कि क्या क्वेश्चन रहा है, उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि चेयरपर्सन कुछ देर के बाद मेरे से पूछते हैं कि आप अपने बात को इतने आराम से और इतने अच्छे से कैसे रख पा रहे हो। और ये जब क्वेश्चन मैंने सुना तो मुझे लगा मेरा काम हो गया है। बिकॉज अगर बोर्ड में चेयरपर्सन ये पूछ रहे हैं मतलब सब कुछ बेहतर जा रहा है। तो उसमें 96 मिले। अच्छा, यूपीएससी का कोई ऐसा? फिर यूपीएससी में मैं जब गया तो बहुत नर्वस था। रीज़न बेइंग कि वहाँ पे सारे ज्ञानी लोग मिल गए मुझे। फिर से मुझे लगा कि इस बार ही सच में सब अच्छे जानने वाले लोग थे, नॉलेज वाले थे। कुछ पहले से सिलेक्टेड लोग मिले, तो मुझे लगा कि अब दिक्कत हो सकते हैं। एंड दूसरी बात की कि सपना तो यूपीएससी ही क्लियर करना था, बीपीएससी तो रास्ते में आया, एक पड़ाव था। तो मैं बहुत नर्वस था शुरू में, बट धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई। मेरे से एक शेर पूछा गया, मैंने शेर जब सुनाया उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हुआ। शेर बताइए ना प्लीज़। एक ही शेर है जिसको मैंने इस बार भी चिपका के आया हूँ मैं। और पिछले बार भी वही शेर था। आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हाँ, वाह। तो उसके बाद काफ़ी यही रिएक्शन सामने से आया था 2024 वाले इंटरव्यू में। तो मैं थोड़ा खुश हो गया कि अब काम हो सकता है। तो वो काम तो आप ओपन करते थे इस ऐसे शायरी से? नहीं, इनफैक्ट मेरी हॉबी थी शेर सुनना, ये डैफ में। नहीं, मतलब आप जैसे बैठते थे इंटरव्यू में तो आप इसी से ओपन करते थे, बात शुरू करते थे? नहीं, वो पूछते थे कि शेर सुनना आपकी हॉबी थी, शेर सुनाओ। अच्छा। तो उसके बाद इस साल मैं जब गया वहाँ पे, जैसे ही पता चला कि मेरा बोर्ड क्या है, तो मेरे मन में पहला थॉट आया कि इस बार भी मैं आईएएस बनने से रहा। क्योंकि मैं पिछले 1.5 महीने से भगवान से प्रे कर रहा था कि वो बोर्ड ना आए। कौन सा बोर्ड था? नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, बट अगेन वो बोर्ड नहीं था जिसके बारे हम लोग हमेशा सोचते हैं। अच्छा। तो अगर कोई अज्यूम कर रहे हो उस बोर्ड के बारे में तो डोंट अज्यूम। बट नाम नहीं लूँगा, इसका रीज़न है, मैं वो रीज़न अभी क्लियर करता हूँ। बट वो मैं सोच रहा था कि भगवान वो बोर्ड मत देना, क्योंकि मैंने सुना था कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी डरा कर रखते हैं। बट जब पता चला कि बोर्ड वही है तो मेरे मन का पहला थॉट था कि सिलेक्शन तो इस बार भी आईएएस के रूप में नहीं होगा। बट दूसरा थॉट आया कि भाई आईआरएस तो हूँ और ये बोर्ड मुझे आईआरएस से तो हटा नहीं सकता है। फिर क्यों डरना है। और मैं कॉन्फिडेंटली काफ़ी इंटरव्यू मैंने दिया, तो इसका रिज़ल्ट शायद अच्छा ही रहा। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिया और मेरे ठीक मार्क्स आए होंगे। अब तो रिज़ल्ट मार्क्स देखना होगा भी। मैं बोर्ड का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि ये एक भरोसा हो कि कोई भी बोर्ड हो, बाहर में जितने भी अफवाहें हों, अंदर एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। बोर्ड में जितने मेंबर होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, समझदार होते हैं। हमें लगता है काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, पर इतना भी सब्जेक्टिव होता नहीं, उसमें भी काफ़ी ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो बोर्ड की परवाह किए बिना हमें चाहिए कि हम अपना बेस्ट दे के आए। हम बेस्ट अगर देकर आते हैं तो कोई भी बोर्ड हो उसके सामने हमें बेस्ट मार्क्स मिलेंगे, और बुरा देकर आते हैं तो कोई भी बोर्ड हो खराब मार्क्स मिलने वाले। मेक सेंस, मेक्स परफेक्ट सेंस। तो अब जब आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए हैं और एक आईएएस के रूप में देश की सेवा करेंगे,
तो शिक्षा और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? प्राथमिकताएं सही बताऊं तो गवर्नमेंट की सोचा? पॉलिसी बहुत अच्छी है, हर चीज़ में अच्छी है। हमारे साथ सिर्फ प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन का है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अच्छे नहीं है और मैं जाऊंगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट अगेन उनकी अपनी सीमाएं हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इतने नहीं है जितने होने चाहिए और बहुत सारे रीजंस हैं इसके। तो वो चुनौतियां तो अपने स्तर पे बनी रहेंगी। जो मैं कर सकता हूँ वो यही कि जो मेरी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ हैं उसका मैं इस्तेमाल करते हुए जो भी मुझे काम असाइन किया जाए, चाहे एजुकेशन में हो या डिफरेंटली एबल्ड लोगों के संबंध में हो या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, उसे मैं ईमानदारी से पूरा करूँ। ओके, फाइनल क्वेश्चन मेरा, जो भी छात्र द स्टडी IAS के मन से आज आपको देख रहे होंगे, आप उनके लिए क्या खास संदेश देना चाहेंगे? शॉर्टकट के पीछे नहीं जाना है, ये मेरा हमेशा संदेश होता है। सही रणनीति, सही प्रयास और सही अभ्यास हमेशा सफलता की ओर लेकर जाता है। खुद पे भरोसा रखना है, परसिवियरेंस रखना है, मेहनत करते रहना है एंड इवेंचुअली सफलता मिल जाती है। हो सकता है कि IAS ना बने, हो सकता है सिविल सर्विसेज में ना आए, बट ये पूरी तैयारी हमें इतना सक्षम बना देती है कि हम जहाँ कहीं भी हों वहाँ पे बेस्ट हों और खुद का बेस्ट दे और बाकियों से बेस्ट ले। और आई थिंक ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। चलिए, थैंक यू। आई एम कंपेल्ड टू आस्क वन फाइनल क्वेश्चन एक्चुअली। आप मणिकांत सर से काफ़ी जुड़े रहे हैं, आप द स्टडी IAS के परिवार का एक हिस्सा भी हैं। हम लोगों में तो एक्चुअली बहुत एक्साइटमेंट थी जब आपका रिजल्ट आया था कि मतलब ऐसा फील हो रहा था कि फैमिली मेम्बर का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। और अब पिछली बार भी हम लोग हैप्पी थे, हम लोग तो पूरा साल ही आपकी गाथा गाते रहते थे, लेकिन इस बार के रिज़ल्ट ने मतलब अलग ही खुशी की लहर दौड़ा दी हमारे पूरे परिवार के बीच में। हम लोग सब सोचते हैं कि अब क्या कोई ऐसा एग्ज़ाम रहेगा और नेक्स्ट जो रविराज क्लियर कर लेंगे। कोई ऐसा एग्ज़ाम है नेक्स्ट? मुझे लगता है ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं रहा जो मैं क्लियर करूँगा। रीज़न बीइंग कि अब मैं कोई और एग्ज़ाम नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अपनी सीमाएं भी पता है और मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान को बहुत अच्छे पलों के साथ अपनी विदाई लेनी चाहिए, अपना अंत करना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी विफलता के साथ मेरे इस सिलसिले का अंत हो। तो मैं इस सफलता से खुश हूँ और फिर कुछ बचता भी नहीं। अब 22 के बाद और क्या ही चाहिए। नाइस नाइस। मणिकांत सर हमेशा जोर देते रहे कि इंटरकनेक्टिविटी लाएं तैयारी में, इंटरलिंकेजेस एस्टैब्लिश करें, जिसके बारे में आपने भी बात की, आपने भी कई बार उस पर बहुत जोर दिया है। सर FMC मॉडल प्रमोट करते हैं जिसमें फैकल्टी, मेंटोर और कंटेंट जो किताबें लिखी होती हैं वो सब एक लाइन पर हों ताकि बच्चों में कभी कन्फ्यूजन ना हो, उनको अलग अलग मैसेज ना जाए। वो हमेशा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पूरी होलिस्टिक तैयारी कर पाएँ। आपको क्या लगता है इससे बेहतर और इससे आसान तरीका कोई है तैयारी का? वैसे तैयारी का आसान तरीका नहीं है और ना डिफ़िकल्ट तरीका है। ये डिपेंड करता है इंसान पे कि उसको क्या क्या बनाना चाहता है। अगर हम अपना शेड्यूल और अपनी तैयारी का रूटीन इस तरह से बनाते हैं कि 8:06:18 में मुझे पढ़ाई शुरू करनी है और 12:01:21 में ख़त्म करना है, इस तरह के अगर इम्प्रैक्टिकल बातें सोचते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट अगर चीज़ों को नॉर्मल रखते हैं तो वही सिंप्लीफाई हो जाएगा। मेरी पूरी तैयारी बिल्कुल सिंपल तरीके से हुई, चाहे वो असफलताओं वाली तैयारी हो या सफलताओं वाली तैयारी हो। और मुझे लगता है कि जो तरीका है कि आपके पास सही गाइडेंस होना चाहिए, सही कंटेंट होना चाहिए और आराम से धैर्य के साथ तैयारी करने का एक आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, ये अपने आप में पर्याप्त है। और यही सिंपलेस्ट है और यही मोस्ट डिफ़िकल्ट है। सिंपलेस्ट तब जब आप इसको फॉलो कर पाते हो और डिफ़िकल्ट तब जब आप इसको फॉलो नहीं कर पाते हो। थैंक यू। थैंक्स। तो हमारे साथ थे UPSC सिविल सेवा 2025 ऑल इंडिया रैंक 20 IAS रविराज। तो एक बार फिर इनका स्वागत करते हैं। कंग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।